ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही आज एक बार के स्थगन के बाद 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ संसद के वर्तमान बजट सत्र का पहला चरण पूरा हो गया। पहला चरण 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया। विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में आज अमेरिका से जुड़े एक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 9 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए और फिर 12:06 पर सभा की बैठक 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होते ही पीठासीन सभापति संध्या राय ने सदन को पूर्व सांसद डॉ भगवान दास राठौड़ के निधन की सूचना दी और सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत पूर्व सदस्य को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जैसे ही पीठासीन सभापति ने प्रश्नकाल शुरू करवाया, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने लगे और आसन के समीप आ गए। इस बीच कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने पूरक प्रश्न पूछा, जिसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शोर शराबे के बीच ही दिया। पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामा कर रहे सदस्यों से स्थान पर जाकर बैठने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक 5 मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो पीठासीन सभापति राय ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए और फिर 12:06 पर सभा की बैठक 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय मंत्री पुरी ने विपक्ष के आरोपों पर बुधवार को कहा था कि अमेरिका के एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात कुछ मौकों पर हुई थी, लेकिन उसके साथ हुई बातचीत का उन अपराधों से कोई लेना देना नहीं था जिनमें वो व्यक्ति शामिल था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज सदन को बताया कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कोडीन आधारित कफ सिरप के सेवन से जुड़ी मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। श्री नड्डा ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बात कही। कांग्रेस सदस्य ने सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कोडीन आधारित कफ सिरप के सेवन से बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं। क्या सरकार सीबीआई जांच कराएगी और मौत के मामलों में परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? श्री नड्डा ने जवाब में कहा कि उन्होंने अपने लिखित उत्तर में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोडीन आधारित कफ सिरप के सेवन से जुड़ी मौत का कोई मामला किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं आया है। जब कोडीन टॉक्सिन से कोई मौत ही नहीं हुई तो फिर मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता। इस मामले में सीबीआई जांच कराने के सवाल पर श्री नड्डा ने कहा कि जब इससे कोई मृत्यु हुई नहीं हुई तो सीबीआई जांच की मांग कैसे की जा सकती है। तेलुगु देशम पार्टी के कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने सरकार से पूछा कि क्या बाजार से खराब और संदूषित दवाओं को वापस बुलाने के लिए सरकार की कोई नीति लाने की योजना है। जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि दवाओं का निरीक्षण किया जाता है। कोई दवा यदि घटिया या मानव सेवन के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती तो एक प्रक्रिया के अंतर्गत उसे वापस लिया जाता है। संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण में विपक्ष के अलग अलग विषयों को लेकर हंगामे के कारण सदन की कई दिन तक कार्यवाही बाधित रही। लोकसभा में 2 फरवरी से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा विषय उठाने की अनुमति नहीं मिलने, सदन की अवमानना के मामले में 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने तथा अन्य मुद्दों को लेकर सदन में कामकाज प्रभावित हुआ। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब नहीं दे सके। एक अभूतपूर्व कदम के अंतर्गत 5 फरवरी को प्रधानमंत्री के परंपरागत भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पढ़कर सुनाया, जिसे विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। श्री बिरला ने यह भी कहा था कि उन्हें ठोस जानकारी मिली थी कि कई कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट तक पहुंचकर कोई अप्रत्याशित कदम उठा सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन में आकर संबोधन न देने का आग्रह किया था। लोकसभा में पिछले 3 फरवरी को आसन के समीप कागज उछालकर सदन की अवमानना करने के मामले में कांग्रेस के 7 सदस्यों और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, गुरदीप सिंह औजला, हेबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर तथा माकपा सांसद एस वेंकटेशन के नाम शामिल हैं। लोकसभा में 10 फरवरी से बजट पर चर्चा आरंभ हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी और कई अन्य दलों के सदस्यों ने अपनी बात रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 12 फरवरी को बजट पर चर्चा का जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए आशा कर्मियों को तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में परिकल्पित किया गया है और उन्हें कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह एक निश्चित प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आशा फैसिलिटेटरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत प्रति भ्रमण 300 रुपये दिए जाते हैं तथा उनका प्रतिमाह लगभग 20 पर्यवेक्षी भ्रमण होता है। श्री नड्डा ने कहा कि इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। आशा कार्यकर्ताओं को एनएचएम के तहत प्राप्त राशि के अतिरिक्त संबंधित राज्य बजट से मानदेय भी प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी कुल प्राप्ति में वृद्धि हो सके। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि यूरिया सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों को यूरिया वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। 45 किलोग्राम की एक बोरी यूरिया का एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी है। उन्होंने बताया कि फार्म गेट पर यूरिया की आपूर्ति लागत और यूरिया इकाइयों को प्राप्त शुद्ध बाजार मूल्य के बीच के अंतर वाली राशि भारत सरकार द्वारा यूरिया निर्माता आयातक को सब्सिडी के रूप में दी जाती है। इसी के अनुसार देशभर के सभी किसानों को सब्सिडी दर पर यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुप्रिया ने कहा कि इसके अतिरिक्त बिहार राज्य सहित सभी राज्यों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जल राज्य की सूची का विषय होने के कारण जल संसाधनों से संबंधित सभी पहलू, जिनमें उनका संरक्षण भी शामिल है, राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार अध्ययन, योजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए राज्यों को कोई पृथक धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। इसका संचालन मानव संसाधन और अवसंरचना संसाधनों के समेकन के माध्यम से किया जाता है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा की कार्यवाही आज 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई तथा इसी के साथ बजट सत्र का पहला चरण भी संपन्न हो गया। बजट सत्र 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में बजट पेश किया और उसी दिन इसकी प्रति राज्यसभा में रखी गई। उच्च सदन में आज पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर शून्यकाल हुआ, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के कई मुद्दे आसन की अनुमति से उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल पूरा होने के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने घोषणा की कि आज जिन सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए गए थे, उन्हें सदन के पटल पर प्रस्तुत मान लिया गया है। सभापति ने इसके बाद बैठक 9 मार्च पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उच्च सदन में 2 मार्च से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को जवाब दिया था।
राज्यसभा में 9 फरवरी से केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू हुई थी, जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 12 फरवरी को दिया। कल ही उच्च सदन में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च से होगी और इसके 2 अप्रैल तक चलने का कार्यक्रम है। इससे पहले आज शून्यकाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य सज्जाद अहमद किचलू ने जम्मू और कश्मीर के छात्रों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान के एक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश देने की प्रतिबद्धता पूरी न किए जाने के कारण इन छात्रों का भविष्य अधर में है। उन्होंने छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने शून्यकाल में सेना में भर्ती से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की कि थल सेना में भर्ती के लिए परीक्षा पास कर चुके युवाओं की तत्काल भर्ती की जाए और सैनिकों को वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा में लगाना बंद किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि 2019 से 2022 के बीच लगभग 1.23 लाख युवाओं ने थल सेना में भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा पास की, जबकि लगभग 7,000 उम्मीदवारों ने वायुसेना के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बावजूद इन उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। श्री सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि सेना की सभी परीक्षाएं पूरी कर चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी किए जाएं और उनकी भर्ती की जाए। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की राजनीति में पोन्नैयार नदी में जलस्तर घटने के बाद इस नदी से होने वाली जल आपूर्ति परियोजना को लेकर चिंता जताई गई और क्षेत्र में कृषि संकट से निपटने के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए द्रमुक सदस्य राजनीति ने कावेरी नदी से पंपिंग प्रणाली के माध्यम से पोन्नैयार नदी में जल आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने शून्यकाल में सरकार से श्रमिकों के लिए कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाला सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हर 3 में से 1 युवा के पास रोजगार नहीं है और जिनके पास नौकरी है उनको भी न्यूनतम वेतन नहीं प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि ये देखते हुए एक ऐसा समाधान सूझा है जो कानूनी रूप से लागू हो सकने वाला एकल सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन प्रवाह वाला होना चाहिए, जिसमें नीचे किसी भी श्रमिक को भुगतान नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार के अनुबंध के तहत हो और चाहे वो कहीं भी काम करे। शून्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रेखा शर्मा ने सांविधिक आयोगों की कार्यप्रणाली पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यह आयोग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में, सरकार को विभिन्न मुद्दों के समाधान में और नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोनीत सदस्य मीनाक्षी जैन ने संरक्षित धरोहर स्थलों पर तोड़फोड़ के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम्पी जैसे संरक्षित स्थल इतिहास के कई पन्ने खोलते हैं और अगर इनमें छेड़छाड़ की जाए तो इनका वो स्पष्ट स्वरूप नष्ट हो जाएगा जिस स्वरूप में ये हमें मिले थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने हानिकारक कृषि रसायनों और सेब के आयात के कारण कश्मीर के बागवानी उद्योग पर खतरे की बात उठाई। उन्होंने कहा कि कश्मीरी सेब की बात ही कुछ और होती है, लेकिन अगर सेब का आयात इसी तरह जारी रहा तो कश्मीरी सेब खतरे में पड़ जाएगा। भाजपा के हिरण्य कड़ारी ने चुनाव सुधार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विचाराधीन कैदियों को वोट देने के अधिकार की मांग की। शून्यकाल में भाजपा के राजीव भट्टाचार्य ने गुवाहाटी और अगरतला के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने की मांग की। वहीं इसी दल के भागवत कराड ने मराठवाड़ा में जल समस्या का मुद्दा उठाया। भाजपा के मिथिलेश कुमार ने शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज से जुड़ी समस्याओं को उठाया। इसी पार्टी के लक्ष्मण ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस योजना से देश के अधिक से अधिक हस्तशिल्प के कारीगरों को जोड़ना चाहिए और इस योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह ने विदेश में जाने वाले भारतीयों में से कई के फर्जी ट्रैवल एजेंटों के चंगुल में फंसने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की मांग की ताकि भोले भाले लोग इनके चंगुल में न फंसे। समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहेब B.R. आम्बेडकर की मूर्ति का विरोध किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऐसे लोगों की मानसिकता संविधान के विरुद्ध है। यूपीएल के खंगवरा नारजारी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति से जुड़ा मुद्दा तथा आम आदमी पार्टी के स्वाति मालीवाल ने साफ सफाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सड़कों और पार्कों की सफाई की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, नागरिकों की भी है। सदन में मौजूदा वित्त मंत्री
निर्मला सीतारामन ने सदन के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आसन किसी भी सदस्य के भाषण से कोई एक या दो शब्द निकाल सकता है। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।